दोस्तों साल 2015 में जहां हर कोई अपने रिजल्ट्स और मार्क्स को लेकर चिंतित था, वहीं पर बहुत सारे विद्यार्थियों ने रिजल्ट आने के बाद एक बड़े लेवल पर सुसाइड अटेम्प्ट्स किए। एक ही यूनिवर्सिटी के इतने सारे विद्यार्थी जो रिजल्ट्स को देखकर सदमे में आ गए। रिजल्ट्स का इंतजार हम सभी को होता है। एक साल भर मेहनत करने के बाद हर कोई इस उम्मीद में बैठा रहता है कि कितने मार्क्स आएंगे और आगे हमें फ्यूचर में क्या करना है। लेकिन साल 2015 में उत्तर भारत की यूनिवर्सिटी का जो ये रिजल्ट आया, ये बहुत ही हैरान कर देने वाला था। वो विद्यार्थी जो दिन रात मेहनत कर रहे थे, जिनसे पेरेंट्स को उम्मीदें थी, पेरेंट्स यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी को भी उम्मीदें थी कि ये बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे, टॉपर रहेंगे, उन विद्यार्थियों के पासिंग मार्क्स भी बहुत मुश्किल से आए। और जिन विद्यार्थियों के बारे में लग रहा था कि ये शायद पास भी बड़ा मुश्किल से कर पाए, उन विद्यार्थियों के मार्क्स बहुत अच्छे आए। 15 जून 2015 जैसे ही विद्यार्थियों ने रिजल्ट्स देखे, सब के सब हैरान थे और एक दूसरे में जो उनकी चर्चाएं थी वो जारी हो गई कि इसके इतने सारे मार्क्स कैसे आ गए, या फिर उस विद्यार्थी के मार्क्स बहुत अच्छे आने चाहिए थे, वो नहीं आए। इसके जस्ट कुछ समय बाद लगातार एक के बाद एक कई दुर्घटनाएं हुई। कई ऐसे विद्यार्थी थे जिनके मार्क्स कम आए और वो इस सदमे को झेल नहीं पाए और उन्होंने एक ऐसा कदम उठा लिया कि अब वो इस दुनिया में दोबारा वापस नहीं आ सकते। ये मामला काफी झकझोर कर देने वाला था। एक के बाद एक इस तरह की न्यूज यूनिवर्सिटी और प्रशासन को भी परेशान करने वाली थी। इन सभी का तार कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ था यूनिवर्सिटी की उस वेबसाइट से जहां से रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। अब ये खोज धीरे धीरे पहुंच गई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, और जब इसे अच्छी तरह चेक किया गया तो वहां पाया गया कि किसी ने रिजल्ट्स को चेंज कर दिया है। और यहीं से साइबर क्राइम की वो कहानी स्टार्ट होती है। साइबर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन ये वहां पे शुरू तो हो गई, लेकिन ना तो कोई क्रिमिनल हाथ आया, ना कोई हैकर हाथ आया। सब के सब हैरान थे कि इतने बड़े काम को अंजाम देने वाला व्यक्ति है कौन। 7 साल बीत गए, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई क्लू नहीं था। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के सारे पैतरे अपना लिए थे। बड़े बड़े साइबर सेल हैरान थे, क्योंकि जब उन्होंने वेबसाइट को चेक किया तो उन्हें कोई भी एंट्री पॉइंट वहां पर नहीं मिला। जब उन्होंने सर्वर लॉग्स को चेक करने के लिए देखा तो सर्वर लॉग से भी सारी जो जानकारी थी वो हटा दी गई थी। अब जितने मैक्सिमम क्लू हो सकते थे वो सारे के सारे छुपे हुए थे। आईपी की जगह वीपीएन यूज किया गया था, तो आईपी भी थोड़ा हार्ड हो गया। मल्टीपल प्रॉक्सीज का इस्तेमाल उसके दौरान हुआ। यानी कि पूरी घटनाक्रम को देखने के बाद जो एक्सपर्ट्स थे उनका मानना यही था कि इस काम को अंजाम देने के लिए किसी एक्सपर्ट ग्रुप की मदद ली गई है, और कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट ग्रुप है जिसने इस इतने बड़े काम को अंजाम दिया है। धीरे धीरे करके 7 साल बीत गए। 8 साल यानी कि जून 2023 यहां पे शुरुआत होती है उस बंदे की जिसने इस वेबसाइट को हैक किया था। आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि इतने बड़े काम को अंजाम देने के बाद आखिर इतना जो भी हैकर है या क्रिमिनल है वो बच कैसे गया। क्या इन्वेस्टिगेशन में कहीं कोई कमी थी? गाइस, इन्वेस्टिगेशन में जो भी स्टेप्स इस्तेमाल किए जाते हैं, ओपन सोर्स टूल्स एंड टेक्निक्स इस्तेमाल किए जाते हैं, या फिर गवर्नमेंट के पास जितनी भी चीज़ें हैं, जो साइबर सेल के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने अपने हर पैतरे को आजमाया, लेकिन हर जगह से जो सबूत थे वो मिटे हुए थे। काम को इतनी सटीकता से किया गया था कि पता ही नहीं चल पा रहा था कि ये काम किसने किया है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि प्रॉक्सी का इस्तेमाल, वीपीएन का इस्तेमाल, इवन बैकडोर का भी इस्तेमाल उसके अंदर किया गया। साल 2023 यानी कि जून के महीने में गिटहब पे एक रिपोजिटरी कोड आता है, और वो कोड धीरे ही धीरे लोगों के अंदर बहुत फेमस हो जाता है, क्योंकि वो कोड ही इतना स्ट्रांग था, बैकडोर क्रिएट करने के लिए इतना स्ट्रांग कोड था कि कोई भी सर्वर में बड़ी आसानी से वो एंटर करके अपने काम को करके वापस आ सकता था। अब जैसे जैसे ये कोड के बारे में जो भी लोग वर्क करते थे साइबर सेल्स में, या ओपन सोर्स जो काम कर रहे हैं, या साइबर एक्सपर्ट्स जो काम कर रहे हैं, उनके बीच इस कोड की और क्रिएटर की जो चर्चाएं थी वो बढ़ गई। इंडस्ट्री में कोई भी नया टूल आता है, नई टेक्निक्स आती हैं, और जैसे कि उसके बारे में पता चलता है तो ये चीज़ें बहुत जल्दी आगे बढ़ जाती हैं। उस कोड के बारे में भी यही हुआ। क्रिएटर ने बहुत खूबसूरती से एक इतना बेहतरीन बैकडोर तैयार किया कि उसकी मदद से कहीं भी एंट्री पॉइंट लेना बहुत आसान था। बैकडोर के यही कोड्स जो थे ये फेमस हो रहे थे। जून 2023 इसकी भनक एक साइबर सेल एक्सपर्ट थे मिस्टर रचित,
मिस्टर रचित को जब इसके बारे में पता चला तो उन्होंने इस कोड को एनालाइज किया। कोड को एनालाइज करने पर वो भी हैरान हो गए कि ये बहुत जबरदस्त तरीके से लिखा गया है, मतलब इसका जो कोडर है बहुत ही एक्सपर्ट और शातिर रहा होगा। तो अब उन्होंने इसको एनालाइज किया और उनके माइंड में जून 2015 का वो केस याद आ गया कि कहीं शायद इसी तरह का तो कोई कोड यूज नहीं किया गया। गाइस, बैकडोर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि बैकडोर ऐसी चीजें होती हैं कि जब कोई हैकर्स होते हैं किसी भी वेबसाइट पे अपना कंट्रोल बना लेते हैं, उसे हैक कर लेते हैं, तो हैक करने के बाद उसमें बैकडोर डाल देते हैं ताकि दोबारा उस पर एक्सेस किया जा सके। या फिर इस तरह के कोड्स भी कई होते हैं जिनकी मदद से वेबसाइट पे दोबारा से कंट्रोल बनाया जा सकता है। तो इस तरह के कोड्स का जो राइटर है वो कोई मामूली आदमी तो नहीं रहा होगा। मिस्टर रचित ने इस चीज को जब एनालाइज किया और 2015 की फाइल को दोबारा से खंगालना स्टार्ट किया तो कोड जो थे कहीं ना कहीं जो प्रीवियस बैकडोर था जून 2015 का उससे मेल खा रहे थे। अब उनके दिमाग में ये बात घर कर गई कि हो ना कहीं इसका संबंध जून 2015 की घटना से जरूर है। उन्होंने स्टडी और एनालाइज किया और धीरे धीरे उन्हें पता चला कि इसे क्रिएट करने वाला कोई और नहीं, एक छोटा सा बच्चा जिसकी एज 15 साल थी। यानी कि जिस टाइम पे जून 2015 में जब वो घटना हुई उस टाइम पे उसकी एज सिर्फ 15 साल की रही थी। 15 साल की एज में उसने इतना डेवलप, इतना जबरदस्त जो कोड था वो क्रिएट कर दिया। हालांकि ये लड़का पकड़ में तो आ गया, लेकिन यहां मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि कई बार जाने अनजाने में यूट्यूब, सोशल मीडिया या गूगल या चैट जीपीटी जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके हम बहुत सारे कोड क्रिएट कर लेते हैं आज की डेट में, या बना लेते हैं, या फिर हम कई वीडियोस देखते हैं जिसमें हमें हैकिंग के बारे में बताया गया है और उन वीडियोस के अंदर अक्सर ऐसा होता है कि किसी वेबसाइट पे कैसे कंट्रोल बनाएं, किसी यूजर पे कैसे, किसी भी व्यक्ति पे कैसे करें, हैक कैसे करें, इस तरह की चीजों को हम देखते हैं। तो गाइज यहाँ आप लोगों को मैं स्ट्रांगली कहना चाहूंगा कि वीडियोस को देखकर अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप भी कहीं ना कहीं साइबर क्राइम कर रहे हैं। ये पार्ट ऑफ साइबर क्राइम है। जाने अनजाने में इंडियन पीनल कोड यानी भारतीय न्याय संहिता के अंदर भी ये सारी चीजें हैं। अगर आप कुछ भी ऐसा करते हैं, बिना मर्जी के किसी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं, किसी की आईडी को एक्सेस कर रहे हैं, तो ये साइबर क्राइम है, आपको नहीं करना चाहिए। ये गलती 15 साल के उस लड़के से हुई और उसके पीछे प्रेशर क्या था ये तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के फेसेस क्या रहे होंगे ये आप मुझे बताइए कि जब इस तरह की चीजों को एनालाइज किया जाता है, किसी भी वेबसाइट को जब एक साइबर एक्सपर्ट देखता है तो उसका नजरिया क्या होता है, कहां से वो शुरुआत करते हैं और कौन कौन से मेन ऐसे पहलू हैं जिनकी मदद से जो हैकर है या क्रिमिनल है उसे पकड़ा जा सकता है। पूरे केस को, इस तरह के केस का इन्वेस्टिगेशन किस तरह से होता है ये मैं जानना चाहता हूं आप लोगों से, क्योंकि चैनल पे मैंने 700 से ज्यादा कंटेंट दिए हैं, बहुत सारे टूल्स के बारे में बताया है। अभी तक हम टूल्स, टेक्निक, वेबसाइट ये सारी चीजें ही बताते आए हैं। तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि ऐसी ओपन सोर्स कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिनकी मदद से हम साइबर क्रिमिनल्स तक पहुंच सकते हैं। इस केस के अंदर भी आप लोगों की राय मुझे जाननी है, कौन से स्टेप्स होंगे ताकि ये पता चले कि आज तक आपने इस चैनल से क्या सीखा है। मेरी कोशिशें रहेंगी कि आपको साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में मैं यहीं से इतने सारे क्लूज और हिंट्स देके एक्सपर्ट बना दूं ताकि आप गवर्नमेंट एजेंसीज की मदद कर सकें या फिर हमारे देश को साइबर क्राइम फ्री बना सकें। केस के बारे में पूरी स्टडी तो मैं आपको बताऊंगा ही कि कौन कौन से स्टेप्स लगे हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों की कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। एंड अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की सीरीज ये जो मैंने अभी स्टार्ट करी है इसे मैं जारी रखूं तो उस चीज के लिए आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। एंड तब तक देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।